इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन दैट इज़ ईयू। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स और फिर डिस्कस करेंगे ब्रेक्जिट, क्या होता है ब्रेक्जिट और इसके क्या रीजंस थे यूके के एग्जिट करने से यूरोपियन यूनियन से। और फिर डिस्कस करेंगे एशियन दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये तीनों टॉपिक्स के ऊपर आराम से जो है आपको एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के पेपर में मिल जाएगा। तो मेक श्योर ये तीनों टॉपिक्स आप मिस आउट ना करें। ये तीनों टॉपिक्स का एक जनरल ब्रीफ जो है समझ लें सो दैट आप इजीली एग्जामिनेशन में लिख पाएँ। ठीक है, अब ये तीनों टॉपिक के मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा, कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करूँगा और ये नोट्स के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये नोट्स वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हो। ठीक है, अब इसके पहले जो है मैंने जो है एक्सप्लेन किया है, 3 वीडियो मैंने बनाया जिसमें फ्री ट्रेड, प्रोटेक्शन ट्रेड और फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऊपर मैंने जो है लेक्चर्स ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, फिर वो आप देख लीजिए। उसके बाद फिर ये देखिए, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है ये भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक इंटीग्रेशन है। ठीक है, एक इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ जिसमें जो है एक यूनियन फॉर्म किया गया जिसको यूरोपियन यूनियन से नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो मेक श्योर वो वीडियो आप देख लो, फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करो। ओके, उसका लिंक जो है, वीडियो का लिंक जो है और प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट आप इजीली जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये लेक्चर्स जो मैं अपडेट कर रहा हूँ सीक्वेंस वाइज में, यही सीक्वेंस वाइज में अगर आप पढ़ोगे तो आपका एक मॉड्यूल अभी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो वीडियोज आएंगे वो दूसरे मॉड्यूल्स के रहेंगे। तो और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इससे क्वेश्चन है कि भाई आपने किया है तो आराम से एक क्वेश्चन आपका पेपर्स में कवर हो जाएगा। हर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जो है एक एक वीडियोस में कवर करता हूँ मैं। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन या ब्रेक्जिट या एशियन पढ़ने से पहले आप जो है 2 चीज़ों में डिवाइड कर दो कि भाई इसके आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। अब हिस्ट्री मतलब वो कब स्टार्ट हुआ था वो चीज़ें आपको समझना है। ठीक है, उसका क्या नाम था इनिशियल स्टेज पे जब स्टार्ट हुआ था और कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आपको ये इसके हिस्ट्री पता करना है। ठीक है, दूसरा ये चीज़ इसमें समझना है हिस्ट्री के अंदर कि उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज थी जब स्टार्ट हुआ था और एट प्रेजेंट में कितनी कंट्रीज है। क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे 2 कंट्री नहीं होगी, 10 कंट्री हो सकती है, 20 कंट्री हो सकती है, 5 कंट्री हो सकती है, 50 कंट्री हो सकती है। ठीक है, इट डिपेंड्स। ठीक है, 10 कंट्री हो सकती है, 5 कंट्री हो सकती है। तो इंटीग्रेशन जब हुआ है तो उसमें कितनी कंट्रीज है, अगर आप इतना पता है तो मतलब आपने इंट्रोडक्शन आराम से लिख लेना। ठीक है, आप आराम से इजीली लिख सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूरोपियन यूनियन का, तो ये जो यूरोपियन यूनियन है ये क्या है, इकोनॉमिक एज वेल एज एंड पॉलिटिकल यूनियन, ये दोनों है। इकोनॉमिक यूनियन है और पॉलिटिकल यूनियन है। अब इकोनॉमिक यूनियन और पॉलिटिकल यूनियन कितने कंट्रीज का है, 28 मेंबर स्टेट, दैट इज 28 कंट्रीज का जो है यूनियन है। मतलब एक यूरोपियन इकोनॉमिक्स जो है, यूरोपियन यूनियन जो है वो एक ट्रेडिंग ब्लॉक्स है जिसके अंदर जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है जिसमें 28 कंट्रीज आते हैं। बट एट प्रेजेंट ये 28 नहीं है, 27 है। सर क्यों? क्योंकि यूके जो है था, यूनाइटेड किंगडम, वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर चुका है, इसके लिए ब्रेक्जिट वर्ड आया। तो यूके एग्जिट हुआ तो एट प्रेजेंट 27 कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। अच्छा, ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्यों, सो दैट एक कंट्री दूसरे कंट्री को इजीली क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म में, चाहे वो इकोनॉमिक्स टर्म में, ग्रोथ वाइज इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन है जिसमें 27 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट, अर्लियर इट वाज 28। यूरोपियन यूनियन जो है इज ऑल्सो नोन एज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, दैट इज ईईसी। ठीक है, यूरोपियन कॉमन मार्केट, दैट इज ईसीएम, और यूरोपियन कम्युनिटीज। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप समझ के रखिए कि यूरोपियन यूनियन को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। अब ये हिस्ट्री में आपने अभी सिर्फ क्या किया, अभी सिर्फ एक लाइन आपने स्टार्ट किया कि कितने मेंबर्स हैं और उसका नाम क्या था, मतलब कौन कौन से नाम से जाना जाता है ना। अब आपको समझना है कि कब ये स्टार्ट हुआ। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद there was a strong belief throughout the Europe जो है that way to avoid future military conflicts, फ्यूचर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए कि वापस ऐसा सिचुएशन ना हो, वापस से कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ा मतलब ऐसे
वॉर ना हो, ठीक है, उसके लिए जो है हमको कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम हो पीस मेंटेन करना, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक देना, ठीक है। तो was a create a high level of economic integration between the existing nation of states, मतलब जो नेशन, जो कंट्रीज है उनके बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया जाए, सो दैट मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट है फ्यूचर में वो रोका जा सके। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप का थॉट था, ठीक है। नाउ अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है इसमें बेल्जियम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली और लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड, इन लोगों ने क्या किया, एक साइन, एक जो है ट्रीटी साइन किया। अब ट्रीटी क्या होता है, बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है। इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1951। 1951 में जो है यूरोपियन यूनियन का स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन यूरोपियन यूनियन तभी उसका नाम नहीं था। उस टाइम पे क्या था, ये कंट्रीज जैसे बेल्जियम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, ठीक है, ये कंट्रीज लोगों ने मिल के जो है एक ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है साइन किया 1951 में, जिसको हम लोग एग्रीमेंट साइन किया। किस लिए, टू फॉर्म अ यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, दैट इज ECSC। इन्होंने क्या किया, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का जो है स्थापना की, मतलब स्टार्ट किया, ठीक है। टू रिमूव, क्या करने के लिए, रिमूव कौन सा, बैरियर। बैरियर मतलब रिस्ट्रिक्शंस। कैसा रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, टैक्स का रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कि जो है एक्ट का रूल्स रेगुलेशंस बहुत सारे होते हैं कंट्रीज में जब आप ट्रेड करते हो, तो वो खत्म कर दिया गया। किससे रिलेटेड, कौन से प्रोडक्ट, कौन से लाइक कौन से कमोडिटीज, कॉल, आयरन, स्टील एंड स्क्रैप मेटल अमंग दीज कंट्रीज। मतलब ये जो कितनी कंट्रीज, एक बेल्जियम, दो फ्रांस, तीन, चार, पाँच, छः, ये छः कंट्रीज के बीच में ये जो कोल, आयरन, स्टील, स्क्रैप मेटल्स, ये जो ट्रेड होते थे, इसके बैरियर्स रिमूव कर दिए। मतलब इसके जो बैरियर्स थे वो रिमूव कर दिए, हटा दिया गया, मतलब रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया, टैक्स हटा दिया गया, कोटा सिस्टम हटा दिया गया, ठीक है। एक कॉमन करेंसी बना दिया गया है, जिसमें क्या कर सकते हैं, ये सारे कंट्रीज ये पर्टिकुलर कमोडिटीज इजिली ट्रेड कर सकते हैं। एंड दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरोपियन यूनियन, लाइक फर्स्ट स्टेप इन यूरोप इंटीग्रेशन। यूरोपियन का एक फर्स्ट स्टेप था इंटीग्रेशन का, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन बेसिकली जोड़ना का, ठीक है। अब ये कंट्रीज है। इन 1957 जो है एक और ट्रीटी जो है साइन हुआ, और इस ट्रीटी, मतलब इस एग्रीमेंट को ट्रीटी ऑफ रोम, मतलब इस ये जो साइन हुआ एग्रीमेंट, तो इसमें ट्रीटी ऑफ रोम के नाम से जाना जाता है। इस फॉर्म, ये किस लिए किया गया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर्म से यूजुअली कॉल्ड एज कॉमन मार्केट। मतलब ये जो हम लोगों ने पढ़ा था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये फॉर्म किया गया, ठीक है, कभी ट्रीटी ऑफ रोम में। ना इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था ट्रीटी ऑफ रोम का, मतलब ये जो एग्रीमेंट इन्होंने ट्रीटी बनाया था, ठीक है, ये एग्रीमेंट जो साइन किया था, इसमें सबसे पहला क्या था कि जो टैरिफ है उसको क्या करो, एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो, ठीक है, विद इन द मेंबर नेशन, सो दैट इजिली ट्रेड कर सके। इस्टेब्लिश अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ फॉर नॉन मेंबर्स कंट्रीज, मतलब अभी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए कंट्री है, बी कंट्री है, सी कंट्री है, डी कंट्री, टोटल 4 कंट्री है। नाउ अगर मान लीजिए कि जो है एक्स कंट्री से अगर ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ये चारों तो मेंबर हैं, और किसे ट्रेड कर रहे हैं, एक्स कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, तो अब ये चारों के लिए क्या करना है, कॉमन टैरिफ डिसाइड कर देना, अगर ये इससे ट्रेड करेंगे तो, ठीक है। तो कॉमन टैरिफ फॉर नॉन मेंबर कंट्रीज, अलाउ फ्री मूवमेंट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, जो कैपिटल का रहेगा, लेबर्स का, रीजनल इजिली क्या कर सके, वो मूवमेंट कर सके, कैपिटल्स को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, लेबर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट प्रोडक्शन हम लोग इंक्रीज कर सके, डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी, ठीक है। हार्मोनाइज इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिजिकल, जहाँ पे मॉनेटरी आता है वहाँ पे सेंट्रल बैंक आता है, दैट इज चेंजिंग द फाइनेंशियल बैंक रेट, जो चेंज करना। फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट के जो बजट होते हैं, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, उसको क्या करना, जो है इस तरीके से बैलेंस करना, ताकि इकोनॉमी के अंदर जो है एक जो है हार्मोनाइज, एक बेसिकली पीस मेंटेन रहे विद इन द मेंबर नेशन। ये ट्रीटी ऑफ रोम था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन के अंदर एट प्रेजेंट के अंदर, अगर हम लोग एट प्रेजेंट देखें, देर आर 28, ये 27 कर दो आप, क्योंकि यूके एग्जिट हुआ जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब इसमें जैसे बेल्जियम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ये 1951 में, 1973 में जो है कुछ नए मेंबर शामिल हुए, डेनमार्क, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फिर उसके बाद 98 में, 1981 में ग्रीस,
जो है शामिल हुआ। फिर 1986 में पोर्चुगल और स्पेन शामिल हुआ। फिर 1995 में ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड शामिल हुआ। एंड 2004 में जो है साइरस सीज रिपब्लिक, फिर उसके बाद इस्टोनिया, हंगरी, लटाविया, फिर लुतानिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवानिया, ये सारी कंट्रीज 2007 में, ये बल्गेरिया, रोमानिया और फिर क्रोएटिया क्रोएटा 2013 में शामिल हुए। अब ये सारे कंट्रीज जो शामिल हुए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये कब स्टार्ट हुआ इसका और इसके अंदर कौन से कंट्रीज हैं। अब इस तरीके से अगर आप याद करोगे नंबर ऑफ लाइक ईयर वाइज के कौन कौन से कंट्रीज, जब फॉर्म हुआ था तब 6 कंट्रीज थे, बाद में फिर हर साल ऐड होते गए, ठीक है, एवरी गैप में 5 ईयर्स के, 10 ईयर्स के, ठीक है। तो गैप में जैसे ऐड होते गए वैसे वैसे कंट्रीज के जो है बढ़ते गए मेंबर्स, ठीक है। सो आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत डिटेल में मैंने मतलब ये बेसिक चीज़ें बताया हिस्ट्री इसका, ठीक है, कैसे स्टार्ट हुआ रहेगा। अब जो है आप एक खुद का जनरल आंसर आप बना सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो जो अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है वही चीज़ें 2-3 पॉइंट सिमिलर रहेगी। जैसे देखिए, टू प्रमोट द पीस, जो मेंबर नेशन रहेंगे, ठीक है, पीस मेंटेन करना विद इन द मेंबर नेशन, ठीक है। सस्टेनेबल और स्टडी डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट कब होगा, इकोनॉमिक्स का ग्रोथ कब होगा कोई भी देश का। जैसे मान लीजिए जो हमारे जैसे इंडिया कंट्री है, जो इंडिया कंट्री के पास प्रोडक्ट है, अगर वो अपन एक्सपोर्ट करेंगे तो सब फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ढेर सारा है। लेट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग एक्सपोर्ट करके अर्न कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम अपने इंडिया में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का, उसका और मतलब एक प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ा दें, सो दैट हम लोग और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो एक दूसरे की इकोनॉमी को हेल्प करना, ठीक है, बैलेंस करना, एक कॉमन मार्केट बनाना, ठीक है, सो दैट जो कंट्रीज मेंबर नेशन है वो इजीली ट्रेड कर सके, ठीक है, उसके अंदर फ्री मूवमेंट्स का गुड्स हो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे डेवलप एन इंटरनल मार्केट वेयर कंपटीशन इज फ्री, ठीक है, कंपटीशन हो, ठीक है, क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, इनोवेशन होगा, ठीक है, प्रोडक्शन आउटपुट ये इंप्रूवमेंट होगा। प्लस अगर आप कंपटीशन होगा, लाइक अगर आप एक बहुत सारी इकोनॉमिक्स को एक मर्ज कर रहे हो, ठीक है, एक कॉमन इकोनॉमी बना रहे हो, जिसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होंगे, ठीक है, एक दूसरे के कंट्री को हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है, और जो रिसोर्सेज हमारे पास उसको हम लोग फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, तो वो भी एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है कि जो भी रिसोर्सेज उसको हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, देन देयर विल बी अ फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर जो है सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी या जो डिस्क्रिमिनेशन था वो भी क्या करना, रिमूव करना, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बेसिकली चिल्ड्रन राइट्स, तो ये 6th वाला पॉइंट है। तो प्रमोट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेड करना और शेयरिंग करना एक कंट्री से दूसरे कंट्री से, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप खुद से भी जो है ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो, अगर पॉइंट्स नहीं दिया, जैसे मैं बताता हूँ कि मेंटेन दी पीस, ठीक है, फिर उसके बाद फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे कुछ पॉइंट्स है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या इफिशियंसी, ठीक है, कंपटीशन। सो इससे क्या हो गया, ये सारे खुद के पॉइंट आप जो है खुद में इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, खुद से भी बना सकते हो। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो अभी आपके माइंड में अगर कुछ क्वेश्चन है या कुछ फीडबैक है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं एंड दे आस्क क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ब्री एग्जिट पढ़ते हैं। अब ब्री एग्जिट का सिंपल सी बात है, ब्री और एग्जिट है, एग्जिट मतलब तो बाहर होना, ठीक है, और ब्री एग्जिट, ब्री क्यों आया, क्योंकि ब्रिटेन बोला था, ब्रिटिश। तो जब ब्रिटेन एग्जिट हुआ, जब ब्रिटिश एग्जिट हुआ, किससे एग्जिट हुआ, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ, जो हम लोग पढ़े थे ना ये यूरोपियन यूनियन, इससे एग्जिट हुआ, तो क्या वर्ड आ गया, ब्री एग्जिट। सो ब्री एग्जिट मीन्स क्या हुआ, ब्री एग्जिट मीन्स ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। ब्रिटिश क्या हुआ, एग्जिट हुआ किससे, यूरोपियन यूनियन से, दैट इज यूनाइटेड किंगडम क्या हुआ, एग्जिट हुआ किससे, यूरोपियन यूनियन से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक्जिट बोलते हैं, ठीक है। नाउ यूरोपियन यूनियन हैज अ 28 मेंबर कंट्रीज एंड यूनाइटेड किंगडम इज वन ऑफ द लाइक मेंबर ऑफ द, जो यूके था वो यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर था, ठीक है, यूके जो था यूनाइटेड किंगडम वो क्या था, एक मेंबर था, ठीक है, किसका, यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। And the UK had joined the European Union. Now the European like in 1973 में ज्वाइन किया था। In 1975 it was Conservative Party, oldest party, who favored to leaving the European Union,
ठीक है। अब ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है यूके का, जो ओल्ड पार्टी है, ठीक है, ये फेवर्ड किया कि हम लोग को यूरोपियन यूनियन क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए, ठीक है। एंड द कंजर्वेटिव पार्टी बिलीव दैट यूके माइट बी बेटर ऑफ द आउटसाइड ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी, और ऐसा बिलीव था उस पार्टी का कि अगर हम लोग एग्जिट करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूरोपियन यूनियन का ब्रेक्जिट क्या है वो समझ में आ गया। ब्रिटिश एग्जिट हुआ, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से तो ब्रेक्जिट आया, दैट इज यूके एग्जिट हुआ यूरोपियन यूनियन से तो ब्रेक्जिट आया। तो अर्लियर क्या था, यूके वाज द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, बट ये क्या हुआ, एग्जिट हुआ, ठीक है। अब एग्जिट होने के पीछे क्या, जो वहाँ की जो ओल्डेस्ट पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, उसका ये बिलीव था कि हमको जो है एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि हम उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन मेंबर्स उसके अगर एग्जिट करते हैं, मतलब उसके जो मेंबर्स हैं हम लोग मेंबरशिप खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। अभी ये एग्जिट होने का कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस समझनी पड़ेगी आपको। देखो 23 जून 2016 में रेफरेंडम कराया गया, ठीक है, यूके में, ठीक है, वोटिंग कराया गया, जिससे ये पता चल सके कि जो यूके है, देयर आर 4 कंट्रीज इन यूके, ठीक है। एक तो इंग्लैंड है, एक वेल्स, ठीक है। कौन सा है, इंग्लैंड, वेल्स, और फिर स्कॉटलैंड एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड इज अ सेपरेट कंट्री, ठीक है, डिफरेंट कंट्री, बट आयरलैंड का नॉर्थ पार्ट वाला कुछ पार्ट जो है यूके का पार्ट है, ठीक है। तो ये चारों कंट्रीज, अब ये चारों कंट्रीज में क्या कराया गया, वोटिंग कराया गया, जिससे ये पता चल सके कि हमारी जो आवाम है वो क्या चाहती है कि हमको यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वोटिंग कराया गया, और 51.9% ऑफ यूके वोटेड टू लीव द ब्रेक्जिट, और 51.9% लोगों ने वोट किया कि हमको जो है एग्जिट करना चाहिए। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, अच्छा 48.1% लोगों ने बोला कि हमको यूके का पार्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जो इंग्लैंड और वेल्स जो है कंट्री, वो क्या कर रहे थे, फेवर में थे कि हमको एग्जिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वाइल जो है स्कॉटलैंड एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ आयरलैंड वो चाहते थे कि हमको ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप कहानी की तरह लिख सकते हो ताकि और अच्छे से आप इजीली एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। तो ये वीडियो को पॉज करके और बाकी का भी आप रीड कर सकते हो, मेन पार्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ब्रेक्जिट जब रेफरेंडम 2016 में हुआ, वेयर एज यूनाइटेड किंगडम डिसाइडेड टू लीव यूरोपियन यूनियन, और अब लीव करने, यूरोपियन यूनियन को लीव करने के लिए, एग्जिट करने के लिए उसका आर्टिकल 50 है, जिसके तहत जो है कोई भी कंट्री लीव कर सकता है, ठीक है। अब लाइक यूरोपियन यूनियन लॉ सेइंग एनी मेंबर्स कंट्रीज कैन एग्जिट, ठीक है, आर्टिकल 50। एज पर द आर्टिकल 50 Treaty of European Union, and the UK and the European Union will given a 2 years to agree the terms and condition terms of split। और फिर बाद में क्या हुआ, आर्टिकल 50 के हिसाब से जो है एक जो यूरोपियन यूनियन, ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, उससे एग्जिट करने का जो है इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस जो है एग्री किया। एंड ऑफिशियली on 29th March 2017 the UK government invoked the Article 50 Treaty of European Union, and 29th of March on the UK due to leave the, और 29 मतलब ये 29 मार्च से 29 मार्च 2 साल के बाद क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तो 2017 से लेकर 2019 से एग्जिट करना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो फिर उसके बाद जो है बाकी का डिटेल आप नेट पे पढ़ सकते हो कि भाई सच में एग्जिट हुआ है तो उसके बाद क्या साइन हुआ, राइट, ठीक है। और बट यूके में जो है इसके लिए ब्रेक्जिट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। यूके गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट, न्यू डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट फॉर क्या एग्जिस्टिंग यूरोपियन यूनियन, एंड द न्यू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो नोन एज ब्रेक्जिट डिपार्टमेंट, ठीक है। इसको ब्रेक्जिट डिपार्टमेंट से भी जाना जाता है। यूके गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली स्टार्टेड निगोशिएशन विद द यूरोपियन यूनियन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अभी हम लोग समझेंगे कि वाई यूके इज एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। क्या रीजन था, पहला जो रीजन था वो था माइग्रेशन का रीजन। अब ये माइग्रेशन का कहानी स्टार्ट होता है यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, एक रूल पास किया कि भाई कुछ हर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो 28 कंट्रीज़ थे, यूके भी पार्ट था, तो उसमें इन्होंने बोला कि जो मेंबर नेशन है उसमें से कुछ परसेंटेज जो है आपको हर कंट्रीज़ को इमिग्रेशन अलाउ करना पड़ेगा। तो यूके उसके अगेंस्ट में चला गया, बोला हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग अलाउ करेंगे जो है, हम लोग खुद के कंट्रीज़ के लिए करना चाहिए, हम लोग बाहर से क्यों करें, हमारे कंट्रीज़ के जो लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, बाहर को लोग के जो है जगह देके क्यों उनको अलाउ करें, ठीक है। और फिर जो है यूके चाहता था कि हमारी जो बॉर्डर है उसको हम लोग हमको फुल कंट्रोल है, कोई दूसरा कंट्रोल ना कर सके। बट यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल भी है और इकोनॉमिकल है, तो उसका कंट्रोल था।
तो यूके नहीं चाहता था कि ऐसा हो, तो इसके लिए यूके ने क्या बोला कि हम एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट हम अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, हम अपने कंट्रीज को कर सके, और जो जो है टेररिज्म है उसको हम लोग उससे प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रोटेक्ट फ्रॉम दी टेररिज्म, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था जो यूरोपियन यूनियन था, उसने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज किए, ठीक है, ऑन द बिजनेस, और कंट्रीज को ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ कंट्रीज यूके को बर्डन लगने लग गया, ठीक है, इसके बर्डन बढ़ने लग गए, ठीक है, यूके का गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो भी जो है ऐसा फील होने लग गया कि भाई कंट्रोल यूरोपियन यूनियन ज़्यादा बेटर तरीके से उसका ज़्यादा कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, हमारा कंट्रोल कम है, और हो सकता है इन फ्यूचर में ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हम लोग बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसकी वजह से जो है यूके एग्जिट किया। और दूसरी, जैसे मैंने बताया कि यूके वॉज फीलिंग दैट कि भाई उसके जो पावर है वो कम हो रहा है, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग डिसाइडेड इन यूरोपियन यूनियन में होता था। इफ़ यूके एग्जिट द यूके वुड मोर इंडिपेंडेंट, और वो ज़्यादा डिपेंडेंसी खत्म करके इंडिपेंडेंट बन सकता है, ठीक है, उसके डिसीजन खुद ले सकता है, ठीक है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो कर सकता है, यूरोपियन यूनियन के फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। सो दैट वाज आल्सो अ द रीज़न, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जो है लॉस ऑफ सोवरेनिटी, मतलब गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो कम होते जा रहा था, सब फील कर रहे थे वो लोग, ठीक है। एंड लास्ट में कंट्रीब्यूशन। अब जो यूके कंट्रीब्यूट करता, भाई एक मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ती है यूरोपियन यूनियन को, ठीक है, वो जो कंट्रीब्यूशन करता था यूके, उसको ऐसा यूके को ऐसा लगता था कि ये जो कंट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं ना, ये कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग अपने कंट्रीज में डालें ना तो हमारी कंट्रीज ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सकती है। सो दैट वाज द रीज़न फॉर एग्जिटिंग। इसके लिए यूके ने सोचा कि हम एग्जिट करते हैं, और वो सारा पैसा जो रहेगा हम अपने इकोनॉमी के अंदर क्या करेंगे, जो है बर्न करेंगे, सो दैट हमारी इकोनॉमी का क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो, हम लोग खुद से ज़्यादा और डेवलप कर सकें, ठीक है। सो दैट वाज द रीज़न टू एग्जिट यूके, ठीक है। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, वो आप नेट पे पढ़ सकते हो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो ब्रीफ में मैंने बता दिया। अब उसके बाद लास्ट में आता है एशियन। अब एशियन क्या है? एशियन इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। ये स्टार्टिंग में जब आया था तो कुछ कंट्रीज, उसके अंदर 3 से 4 कंट्रीज थे, बाद में इसके अंदर एट प्रेजेंट आई गेस 10 कंट्रीज हैं, ठीक है, पढ़ेंगे अभी समझेंगे। अब इसकी हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। बिफोर एशियन मतलब एट प्रेजेंट अभी हम लोग एशियन नाम से जानते हैं, लेकिन जब ये एशियन पहले स्टार्ट हुआ था तो उसको हम लोग जो है, ये 31 जुलाई को पहले फॉर्म हुआ था 1961 में, जो आशा के नाम पे जाना जाता था, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन ये क्या हो गया कि ड्यू टू पॉलिटिकल, ठीक है, ड्यू टू पॉलिटिकल और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बिटवीन द मेंबर्स, ये कंटिन्यू नहीं किया गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 8 अगस्त, ठीक है, ये डेट याद रखना, 8 अगस्त 1967 में एशियन की जो है स्थापना की गई, स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। एंड व्हेन द डिक्लेरेशन वाज साइंड इन द बैंकॉक, बैंकॉक में जो है डिक्लेरेशन साइन हुआ, ठीक है, बाय द 5 कंट्री, 5 कंट्री ने साइन किया, और 5 कंट्रीज कौन थी? फिलीपींस थी, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। ये पांचों कंट्रीज ने मिलके 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में साइन किया ट्रीटी एग्रीमेंट, लाइक इन्होंने जो है इस्टेब्लिश किया एशियन का, ठीक है। एशियन का मेन एम क्या था? एम ये था इनको इकोनॉमिक्स, एक दूसरे की इकोनॉमी को क्या करना है, एक्सीलरेट करना है, ग्रोथ करना है, ठीक है, उनका डेवलपमेंट करना है, और सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, और जो रीजनल वाइज कॉन्फ्लिक्ट थे, ठीक है, जो डिस्प्यूट्स थे, जो है सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो ताकि बॉर्डर जो प्रॉब्लम्स थे, जो टेंशन था, बॉर्डर टेंशन, ठीक है, वो क्या कर सके, कम कर सके, रीजनल पीस मेंटेन कर सके, ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। तो इस पर आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। तो कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1967 में। आपको हिस्ट्री समझ में आ गई, कितने कंट्रीज है वो आपको समझ में आ गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसके अंदर जो है जैसे ईयर पास ऑन हुआ वैसे वैसे जो है इसके अंदर मेंबर्स बढ़ते गए। इन 1984 ब्रुनेई दरअसलाम जो है इसमें ज्वाइन हुआ एशियन में, ठीक है, बिकम द 6th मेंबर। फिर 1995 में वियतनाम ज्वाइन हुआ। फिर उसके बाद जो है 1997 में लॉस और म्यांमार ज्वाइन हुआ। 99 में जो है कंबोडिया जो है ज्वाइन किया, एंड दिस बिकम द 10th मेंबर ऑफ एशियन। ये इतने सारे मेंबर्स, पहले 5 थे, बाद में 5 और ऐड हो गए, हर साल में एक एक इंक्रीज हुए, ठीक है, ईयर और 2 ईयर्स के गैप में। तो एट प्रेजेंट 10 कंट्रीज है, ठीक है। अब इनका मेन क्या एम है? इकोनॉमिक्स को डेवलपमेंट करना,
सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक डेवलपमेंट करना, ठीक है, रीजनल वाइज जो टेंशन है, बॉर्डर टेंशन, उसको ख़त्म करना, पीस मेंटेन करना, ठीक है, बेसिकली कॉपरेशन हम लोग बोल सकते हैं कि कॉपरेशन मेंटेन करना, ठीक है। अब ये चीज़ आप समझा। अब 2060 के सर्वे के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो ये जो एशियन के जो मेंबर कंट्रीज हैं इनकी टोटल पॉपुलेशन अगर आप देखोगे 634 मिलियन पॉपुलेशन है, और इन 2016 के हिसाब से इनकी थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना एंड इंडिया। चाइना और इंडिया के बाद जो है इनकी थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ये कंट्रीज का मिलके, और इनकी जो इकोनॉमिक की कंट्री की जो जीडीपी है ये 10 कंट्री एशियन की ये 2.5 ट्रिलियन है, ठीक है, एज पर दी 2016 के डेटा के हिसाब से, एंड द टोटल ट्रेड ऑफ 2.5 ट्रिलियन, ठीक है, एंड दिस मेक द एशियन 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द एशिया। मतलब ये देश मिलके इतना बड़ा इकोनॉमी, मतलब समझ सकते हैं कि एक दूसरे का मिल के जो है कितना बड़ा ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। तो ये थर्ड लार्जेस्ट एशिया में है और 6th लार्जेस्ट जो है पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, इनके ऑब्जेक्टिव्स वो भी समझ में आ गया, तो आप खुद से भी लिख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट, जैसे एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट कब होगा, जब हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे। हमारे पास जो रिसोर्सेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, अपन क्या करेंगे, दूसरे कंट्री से जो हेल्प लेके क्या कर सकते हैं, उसको और अच्छे से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, यूटिलाइज प्रॉपर रिसोर्सेज जो भी है उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे एक इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। रीजनल वाइज हम लोग पीस मेंटेन कर सकते हैं, स्टेबिलिटी जो है, ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेशन से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारे देश में जो है ऐसे स्टेबिलिटी और पीस मेंटेन रहे, ठीक है। फिर एक्टिव म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, जैसे बताया कि अगर एक कंट्री को कुछ है इशू तो वो मिल के क्या करते हैं, सॉल्व करना, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो एक दूसरे को शेयर करना, ठीक है, जिसके पास है, ठीक है, प्रोवाइड असिस्टेंस, चाहे वो प्रोफेशनली हो, एजुकेशनल हो, टेक्निकल फील्ड हो, हर फील्ड में क्या करना कि जो है एजुकेशनल प्रोवाइड करना, कोलैबोरेट इफेक्टिव ग्रेटर यूटिलाइजेशन, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर हम हमारी कंट्री जो है दूसरे कंट्री के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होती है तो उनका जो रिसोर्सेज है हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी कंट्री का बेटरमेंट के लिए, ठीक है। सो प्रमोट दी साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ के लिए भी जो है डेवलपमेंट करना, मेंटेन दी क्लोज एंड बेनिफिशियल कॉपरेशन रखना दूसरे कंट्रीज़ के साथ, सो दैट जो एम्स है वो क्या करे एग्जैक्टली, मतलब जो कंट्रीज़ के एम है इकोनॉमी का ग्रोथ करना, ठीक है, वो जो है अचीव कर सके। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। आई एम श्योर ये लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ तो भाई वीडियो के लास्ट अगर आप देख रहे हो तो एक फीडबैक कर दिया करो यार, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।